हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग CHSL जो एसएससी बिहार एसएससी का CHSL आया है BSSC का, उसमें साइंस का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक विषय, जो क्लास 9 का चैप्टर है कोशिका, उसका पहला चैप्टर क्लास 9 का पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोग अभी 2 वीडियो डाल चुके हैं इस चैनल पे। आप लोगों का अपना चैनल है, यदि वीडियो अच्छा लगे, आप वीडियो से आप लोग को लगे कि कुछ जानकारी मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े। और यदि आप लोग इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे और चाहते हैं कि वीडियो हम बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बात की बातें बाद में करेंगे, पहले हम लोग करते हैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वर्णात्मक पारगम झिल्ली है, जिसका काम है कि कोशिका के अंदर बाहर एग्जिट और एंट्री पे वो ध्यान रखें। तो एग्जिट और एंट्री कोशिका में परासरण विधि द्वारा होता है, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि परासरण कब होता है। तो परासरण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होती है। तो परासरण 3 तरह का होता है। परासरण विलयन 3 तरह का होता है। समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरी विलयन जिसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अति परासरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने अल्प परासरी विलयन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको समपरासरी विलयन भी कहते हैं। समपरासरी विलयन होता क्या है? यदि बाह्य जल की सांद्रता, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यदि बाह्य जल की सांद्रता जल में स्थित कोशिका झिल्ली में जो जल की सांद्रता होती, यदि दोनों बराबर हो, मतलब कोशिका के अंदर में जो जलीय विलयन है उसमें जो भी कंपोनेंट मिला हो, उतना ही कंपोनेंट कोशिका के बाहर मिला होगा, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी कोशिका झिल्ली में कोई गति नहीं होगी, मतलब ना अंदर से कोई चीज़ बाहर आ पाएगा ना बाहर से अंदर। तो इस तरह के विलयन को समपरासरणी विलयन कहते हैं। यदि इसके विपरीत, यदि कोशिका के अंदर वाला विलयन ज़्यादा सैचुरेटेड हो, मतलब उसमें जो मिला कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो बाहर में जो जलीय विलयन है उसके कंपोनेंट से, तो वो विलयन सीधा कोशिका में आ जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में एक केस हो जाएगा कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो इसे हम अति परासरणी दाब कहते हैं। तो परासरण विलयन 3 तरह का होता है, समपरासरी, अल्प परासरणी और अति परासरणी। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लचीली होती है। क्यों लचीली होती है? कि वो जो बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। और ये झिल्ली होने का कारण क्या है? इसका लचीलापन होने का कारण क्या है? कि ये आसानी से, जैसे एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो अपना भोजन आसानी से ग्रहण कर लेता है। और इस प्रक्रिया को जो कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि यदि कोशिका जो भोजन, एक कोशिकीय जीव जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो भोजन की विधि क्या कहलाती है? तो गौर कीजिएगा, इस भोजन की प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जो अमीबा का भोजन जिस प्रकार होता है। हम लोगों को पता है कि अमीबा अपना भोजन कूट पात द्वारा प्राप्त करता है, जिसको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। तो ये अभी हम लोग पढ़े थे कोशिका झिल्ली के बारे में। एक चीज होता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है, और ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और बाहरी आवरण होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया कि कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये जो पादप कोशिका होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जिससे कारण पौधा जो कठोर होता है, दृढ़ता प्रदान करती है, इसे सेल्यूलोज के कारण, जिससे कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, मान लीजिए पानी ज़्यादा निकल गया, इससे क्या हो जाएगा? वो संकुचित हो जाएगी।
इस तरह के प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होगी तो इस घटना को क्या कहेंगे? तो इस घटना को हम लोग कहेंगे जीव द्रव्य कुंचन। और कोशिका भित्ति के कारण ही जो जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका किसी भी परिवर्तनीय माध्यम को, मान लीजिए अल्प परासरणी और यदि अति परासरणी में किसी जल की या हानि हो जाए या जल ज़्यादा बढ़ जाए तो इस घटना को सहन कर लेती है पादप कोशिकाएं, क्योंकि उसमें एक तरह का एक्स्ट्रा एलिमेंट कंपोनेंट पाया जाता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यदि हम एक बार ठीक से पॉइंट यदि याद करें तो पहला पॉइंट ये हो गया हम लोगों को कि परासरणी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो परासरणी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समपरासरणी विलयन, समपरासरणी विलयन, अति परासरणी विलयन और अल्पपरासरणी विलयन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि जब एक कोशिकीय जीव बाह्य वातावरण या पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जब पादप कोशिका में परासरण प्रक्रिया में यदि हानि हो जाए पानी की तो इस स्थिति को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और पादप कोश जो है वो कोई भी परिवर्तनीय माध्यम को आसानी से सहन कर लेती है जंतु कोशिका की अपेक्षा। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आप लोगों का अपना चैनल है। और आप लोगों को जिस टॉपिक पे लगे कि वीडियो बनना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए पूरी जानकारी के साथ अच्छा वीडियो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मदद करे, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊंगा। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे और मैं नए नए कंटेंट लेके आपके सामने आऊँ। थैंक यू।